जय हिंद मित्रों। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 31 जनवरी को सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है और यदि आप भी जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले जो है आज जो इस श्रृंखला में हम क्वेश्चंस को प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं उसे ज़रूर देख के जाए, क्योंकि वे एग्ज़ाम में आपके अधिक अंक अर्जित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में रिपीटेड हुए हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाए। चलिए वीडियो सेशन आज का शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्टर्न के सूत्र को संशोधित किसने किया या उनके सूत्र में स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया। तो टर्मन महोदय, इन्होंने जो है स्टर्न के सूत्र में संशोधन किया, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बुद्धि के विचलन बुद्धि सिद्धांत ये किसने दिया। तो बुद्धि का जो है विचलन सिद्धांत ये वैसलर महोदय ने दिया और इन्होंने जो है 1960 ईस्वी में बुद्धि के विचलन सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया। तो वैसलर महोदय ने 1960 ईस्वी में बुद्धि के विचलन सिद्धांत का जो है कॉन्सेप्ट दिया। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि श्यामपट्ट को शिक्षण साधन के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है और उसको या वर्गीकृत किया जा सकता है। तो श्यामपट्ट को जो है शिक्षण के दृश्य साधन यानी कि देख कर पढ़ना, इस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत जो है इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब श्यामपट्ट पर जो है लिखावट की बात हो रही हो और लिखा जा रहा हो तो उस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षकों के लिए क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो वो जो है अच्छी और शुद्ध लिखावट, क्योंकि यह जो है शिक्षण सामग्री के दृश्य शिक्षण सामग्री में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए फिर तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया। तरल मोजक मॉडल ये किसने दिया था। तो कैटल महोदय ने जो है फ्रेंड्स बुद्धि का तरल मोजक मॉडल दिया था। तो बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया, तो कैटल महोदय ने दिया। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिक्षा में समावेशन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है। तो शिक्षा में समावेशन का ये अर्थ ये है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, छात्र हैं, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम से जोड़ना। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, किसके तुल्य है। तो आरवी कैटल की जो तरल बुद्धि है वो वंशानुगत कारकों के तुल्य है। आरवी कैटल की जो तरल बुद्धि का सिद्धांत है वो वंशानुगत कारकों के तुल्य है। तो तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आरवी कैटल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। यह जो है कथन किसका है। सृजनशीलता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये सब जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। यह कथन किसका है, तो यह जो है क्रो एंड क्रो का जो है यह कथन है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 25 से कम जिनकी जो है बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि क्षमता होती है, IQ होती है जिनकी 25 से कम, तो वह बालक क्या कहलाता है। तो वह बालक जो है जड़ बालक कहलाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये कहा गया है कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरा अवस्था का मूल है, और यह तत्व जो है किसने कहा था, तो रॉस महोदय ने कहा था कि यौन जो है यह जो है समस्त जीवन का तो नहीं, पूरे लाइफ का तो नहीं, लेकिन किशोरा अवस्था का मूल तत्व जरूर है। तो ये रॉस महोदय ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व जो है किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। तो समस्यात्मक बालकों जो है उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व जो है किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। तो उन बालकों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है और ये बात जो है वेलेंटाइन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो बालक समाज द्वारा जो है स्वीकृत नियमों का पालन नहीं करता, जो बालक समाज में जो स्वीकृत नियम है यानी कि समाज
सामाजिक जो नियम है उस नियमों का पालन नहीं करता तो वह अपराधी कहलाता है। ये बात किसने कहा? तो ये बात जो है हीली महोदय ने कहा। हीली महोदय वो वैज्ञानिक थे कि जो ये बताते हैं कि जो बालक छात्र समाज से संबंधित जो नियम है और उन नियमों का उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता, तो वह जो है अपराधी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि बुद्धि के किस सिद्धांत को बाजू का ढेर कहा गया है? तो बुद्धि के बहुतत्व के सिद्धांत को जो है फ्रेंड्स बाजू का ढेर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। प्रतिभाशाली बालक वो होता है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर और गुणवत्ता में जो है विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया है। टर्मन एवं ओडन द्वारा बताया गया कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा व गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मुक्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था ऐसी होती है जिसमें मूर्त यानी जो स्पष्ट रूप से दिखते हैं भौतिक रूप से, तो ये जो है मूर्त होते हैं। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। अगला बात करें तो आगे कहा गया है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें तो यह जो है मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी चिंतन से जो है यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चिंतन जो है ये अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। संज्ञानात्मक गतिविधि जो है अनिवार्य रूप से एक प्रकार की चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फ्रेंड्स कहा गया है कि तार्किक चिंतन की दृष्टि से बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है तार्किक चिंतन कहते हैं। फ्रेंड्स कहा गया है कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? तो किसी बालक में जो है चिंतन की योग्यता एबिलिटी जो है वह उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह क्रो एंड क्रो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव, तार्किक रूप से सोचने की क्षमता और इस जो होती है उसका अभाव जो है किस उम्र तक रहता है? तो फ्रेंड्स पियाजे जो है जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चे जो है 7 वर्ष की उम्र तक तार्किक रूप से सोचने में थोड़ी अक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि किसी बालक में चिंतन की आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो किसी बालक में जैसे जैसे बालक चिंतन की आयु उसकी बढ़ती जाती है और जितना अधिक वो चिंतन कर पाते हैं उसी के साथ साथ उनकी तर्क की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद जो है धीरे धीरे चिंतन का जो है विकास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी बालक का बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास ये जो है विकास की प्रक्रिया का आंतरिक कारक है जो हमें दिखता नहीं और अप्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे ये समय के साथ विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो माता पिता से संतानों को जो गुण प्राप्त होते हैं उन गुणों को वंशानुगत गुण यानी कि आनुवंशिकता वंशानुक्रम गुण कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि कहा है? तो मानव शरीर में जैसे जैसे विकास होती है और वो बड़े होते जाते हैं उसका वजन बढ़ता है, शरीर का आकार में बदलाव आते हैं, शरीर के ढांचे में बदलाव आते हैं, तो इस अभिवृद्धि को है कोशिकीय वृद्धि फ्रैंक महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बाल विकास में वय संधि समय क्या है? तो 10 से 14 वर्ष की जो आयु होती है वो बाल विकास में वय संधि का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब भी कभी 21वें गुणसूत्र में अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता तो वह कहलाता है।
तो जब कभी 21वें गुणसूत्र में अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता तो वह डाउन सिंड्रोम कहलाता है। और डाउन सिंड्रोम जो है एक प्रकार की बीमारी है। इस 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 अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण यानी कि डाउन सिंड्रोम से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनके शरीर में काफ़ी विकार होते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि कोई 6 महीने का बालक कंफर्ट साउंड करता है तो यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो कंफर्ट साउंड अगर 6 महीने का बालक निकालने लगता है तो यह जो है विकास क्रम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि कौन सा जो गुणसूत्र जो है वह सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा गुणसूत्र जो है वो अंतिम यानी कि 23वां जो है गुणसूत्र वो सबसे छोटा होता है। 23वां गुणसूत्र जो है XX महिला और पुरुष अथवा पुरुष किस में पाया जाता है। तो XX की बात करें तो XX जो है महिला में पाया जाता है जबकि XY जो है वो पुरुषों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा गुणसूत्र छोटा गुणसूत्र होता है। तो Y गुणसूत्र की बात करें जो कि सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है, यह गुणसूत्र जो है छोटा गुणसूत्र होता है, छोटा कहलाता है। अगले की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र कहीं विच्छेदन नहीं हो पाता। तो ये जो है 21वां गुणसूत्र का जो जिसमें विच्छेदन नहीं हो पाता, विभाजन नहीं हो पाता, वह डाउन सिंड्रोम कहलाता है। इसे आप पीछे पढ़ें, इसे आप भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि माता पिता के शरीर में गुणों का समूह क्या कहलाता है। तो माता पिता के शरीर में जो है फ्रेंड्स बॉडी में गुणों का समूह जो है DNA कहलाता है। डाई न्यूक्लिक एसिड जो है DNA का फुल फॉर्म होता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब एक कोशिका यानी कि सेल से दूसरी कोशिका यानी कि दूसरे सेल में ले जाया जाता है तो वह का क्या कहलाता है। तो वह RNA कहलाता है यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे बात की जाए फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन यह है कि किसी भी बच्चे के दांत बनने की अवस्था क्या है। तो किसी भी बच्चे के दांत बनने की अवस्था गर्भावस्था है यानी कि उसी दांत जो है गर्भावस्था से ही जो है दांत की जगह निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर तो अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी अवस्था में बालक और बालिका पूरे जीवन में सबसे अधिक फुर्तीला होता है। तो बाल्य अवस्था जो है वैसी अवस्था है जिसमें बालक या बालिका पूरे जीवन में सबसे अधिक फुर्तीला होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस आयु तक मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो जाता है। तो 12 वर्ष की आयु तक बात करें फ्रेंड्स इस समय मस्तिष्क का संपूर्ण विकास हो जाता है। उसके बाद कहा गया है कि किस आयु तक परिपक्वता लगभग आ जाती है। तो 16 वर्ष की आयु तक जो है लगभग परिपक्वता आने लगती है। आगे की बात करें फ्रेंड्स तो आगे क्वेश्चन क्या गया है कि जीवन का आदर्श काल कौन सा होता है। तो आदर्श काल जो है जीवन का वो शैशव अवस्था होता है। फिर आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन की नींव अवस्था या आधारशिला ये कौन सी अवस्था होती है। तो शैशव अवस्था जो है जीवन की नींव अवस्था या आधारशिला होती है। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जीवन के आत्म प्रेम की अवस्था क्या होती है। तो खुद से प्रेम की अवस्था, स्व प्रेम की अवस्था, आत्म प्रेम की अवस्था ये शैशव अवस्था होती है। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।